जी, तो मैं ये बता रहा था कि बच्ची को मैंने उसकी अम्मा से कहा कि ये तो डाउन सिंड्रोम है, कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ कर सकते हैं इसका। मैंने कहा मैंने अब तक सिर्फ एक केस किया है। उसके अब्बा हैं, फसाहत नाम है अब्बा का, तो वो मुझसे कह रहे डॉक्टर साहब इसका कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा देखो क्या रिज़ल्ट होगा ये पूछा उन्होंने। मैंने कहा जो मैंने किया था वो तकरीबन 60% इम्प्रूव हो गया था। तो कह रहे कि डॉक्टर साहब 40% भी इम्प्रूव हो, हमारे लिए यही बहुत है, इसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आई डिड 18। मैं खाली इस बच्ची के वाहिद है जिसका मैंने 18 या 20 सेशन किया और शी इम्प्रूव्ड अ लॉट। मैंने शक्ल दिखाई जो पहले बिल्कुल एक दूर से पहचान ली जाए, नॉर्मल बच्ची है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे मसले हैं, वो सब ठीक हो गए हैं। बहुत हाइपर थी। कितने अरसे में, मतलब ये पूरा जो 3 महीने 3 महीने 3 महीने ठीक है। ठीक है। तो एक पेशेंट, वो स्कूल है उनका, वो डेमेंशिक पेशेंट थी, उनके मैंने किए 5-6 सेशन किए थे, ठीक ठाक हो गई। आज भी मेरे पास इतने सारे पेशेंट थे। आज भी मेरे पास एक डिमेंशिया की पेशेंट थी, मैंने बता दिया था वो चाहेंगी तो आएंगी। और डॉक्टर साहब कहा जाता है कि अर्ली डायग्नोस मीन्स कि वो ट्रीटमेंट फिर इतनी प्रोलॉन्ग नहीं होती, जितनी जल्दी मर्ज़ का तशखीस हो जाता है इलाज उतना शॉर्ट हो जाता है। अभी मैंने कहा था मैंने हर मर्ज़ का इलाज जी सवाए मौत के वो तो तुम्हारे अपने जिस्म में रखा है। आप जब मर्ज़ को बढ़ा लेते हैं उल्टे सीधे इलाज करके, ठीक है, अपनी लापरवाही से, तो वो एक टाइम पहुंच जाता है कि वो इतना बढ़ जाता है कि आप कब्र के किनारे पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल में कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि सवाए मौत के, वो उस स्टेज को कहा है कि जब आप अपने आप को मौत के मुँह में ले जा चुके हैं। जिस चीज़ में, एक बात मैं और बहुत कहता हूँ अपने उस पर लाइफ में, कि जो आदमी मिलने वाला जो चीज़ में खुश है उसको उसी में खुश रहने दो, ठीक है। उसके हाथ से उसको ये नहीं, अब हम खुश नहीं होते ना, हमें एक खुशी मिलती है, फिर हम उससे थोड़े अर्से एंजॉय करके फिर हमें कहते हैं हमारे पास तो अब ये भी नहीं, हमें अब वो भी चाहिए। तो हम बहुत नाशुक्रे होते जा रहे हैं। मेरा ड्राइवर मेरे साथ, एक मैं नाम नहीं लूँगा खातून का, उनके घर गया, ठीक है। बाहर निकले, गाड़ी अंदर उन्होंने कर ली थी, 6-7 पजेरो ये सब खड़ी थी, जो गाड़ियाँ बाहर गई हुई थी उसके अलावा, ठीक है। निकला तो वो ड्राइवर मुझसे कहने लगा कि बड़ा बहुत अमीर लोग हैं, इसलिए कि 2 प्लॉट ख़ियाबान शाहीन पे साथ ठीक है। तो वो गाड़ियाँ इतनी, घर बिल्कुल लश-पश। मैंने कहा बहुत पैसे वाले लोग हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा पैसे वाले लोग हैं। अच्छा सर। मैंने कहा तुम्हें पता है क्यों है पैसे वाले? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ये खातून उठते बैठते हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करती है, माशाअल्लाह, ठीक है। शुक्र अदा करना सीखो। ये सबके लिए मैसेज है। सही बात है, ठीक है। जब आप शुक्र अदा करना सीखोगे और शुक्र करोगे तो फिर अल्लाह वो भी देगा जो आपके पास नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि जैसे डाउन सिंड्रोम के कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि फ़िज़िकल अपीयरेंस से ही आप डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऑटिस्टिक ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो बज़ाहिर हमारी तरह नॉर्मल हैं, लेकिन या तो उनकी स्पीच में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर उनका मेंटल लेवल इतना पीछे होता है कि अगर उनकी उम्र 30 साल है तो वो बच्चे हाइपर बहुत होते हैं, हाइपर भी बहुत होते हैं। और डॉक्टर साहब उनकी जो मेंटल एज होती है ना वो बहुत पीछे होती है, वो बच्चे होते हैं। शबाना बात देखो, IQ जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनका IQ 50 होता है। अच्छा। ये 50 का IQ तकरीबन 8-9 साल का बच्चे का होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर 22-23 साल का बच्चा है और IQ 8-9 साल के बच्चे का है तो मेंटल रिटार्डेशन तो है ना। तो उसको बढ़ा सकते हैं, उस IQ लेवल को बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ अगर वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, बिल्कुल नॉर्मल अपीयरेंस है उनकी, कि हम कह भी नहीं सकते कि माशाल्लाह कि असल में आपने अपने सवाल जो है उसका जवाब आप खुद दे चुकी हैं। वो मुझे नहीं, डाउन सिंड्रोम आपने कहा था और उसके बाद आपने कहा कि ऑटिस्टिक चाइल्ड, वही मैं इसको थोड़ा सा मुझे समझाएं। डाउन सिंड्रोम की शक्ल अलग होती है, ठीक है। ऑटिस्टिक चाइल्ड का एटीट्यूड अलग होता है। अच्छा ठीक है, नॉर्मल होती है शक्ल। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरा ये सवाल बेसिकली ऑटिस्टिक पेशेंट्स के लिए था या ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए था? ये सवाल आपका ऑटिस्टिक के लिए था। ठीक है। तो उनके डॉक्टर साहब, उनके कितने चांसेस होते हैं क्योर होने के? अगर फिजिकली वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उनके मेंटल IQ पर काम करना है और उसको बढ़ाना है, तो उसको कितना अरसा लगेगा? और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की वजह से, जिनके फैमिली में ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो वो आप तक अप्रोच करें, क्या उनकी होप है? मैंने एक मौलाना साहब के बच्चे की तस्वीर दिखाई थी जी। उनका बच्चा ऑटिस्टिक था।
ठीक है। मैंने उसका भी किया था, उसके साथ ही दूसरा बच्चा बैठा था, उसका सीपी चाइल्ड था। वो सीपी चाइल्ड ऐसा था कि उसको सहारा दे के खड़ा करते थे, सहारा हटा दें तो पहले राइट साइड पे टिल्ट करता था और फिर गिर जाता था, चलना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। और मैंने 7 सेशन किए उसको। अब्बा, मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठता था रब मेडिकल सेंटर में, अब्बा उसको नीचे बिठा के मेरे पास आए ब्लड बैग लेने के लिए सामान। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो वो बच्चा खड़ा हुआ था, तो उसका बाप हैरान रह गया, कहने लगा कि तू फैयाज़ नाम था। कहने लगा फैयाज़ तू ऊपर कैसे आया? तो वो कहने लगा पापा, बल्कि बाबा, अब्बा सीढ़ी चढ़ के आया हूँ। वो बच्चा 1.5 महीने में जो कि खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो सीढ़ी चढ़ के आया था। अच्छा, तो वो प्रॉब्लम कहाँ, वही नर्व्स की प्रॉब्लम होती है या मसल्स में उसमें अफेक्ट? असल में मसल के जगह मसल जो है, नहीं मसल जो है ना, वो भी तो ब्रेन आपका कंट्रोल कर रहा है ना। अच्छा, ये बेसिकली ये ऑटिस्टिक, सीपी चाइल्ड, डाउन सिंड्रोम, ये सारे ब्रेन के प्रॉब्लम है। ये बस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो गया। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि इंसिडेंस रेट होता है कि इस तरह की चीज़ हो तो ज़्यादा है, फेमिलियल इंसिडेंस है, जेनेटिक इंसिडेंस है। अब आजकल तो हर चीज़ जेनेसिस के ऊपर है ना। ठीक है, आपका जो कॉमन कोल्ड ये भी जेनेटिक्स है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, क्या है। सही है। और अगर 5 बहन भाई हैं या 3 बहन भाई हैं तो 2 नॉर्मल होते हैं, एक ऑटिस्टिक सीपी या डाउन सिंड्रोम में चला गया। अभी मैंने तुमसे कहा कि ये डिपेंड करता है कि आप ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड है। ठीक है। इससे पहले मैंने ये कहा था पिछले प्रोग्राम में कि जो बच्चा होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक, माँ से और 23 बाप से। ठीक है, उनमें से 22 ऑटोसोमल है, 1 सेक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ये कह रहा हूँ कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर दोनों माँ बाप इन्वॉल्व हैं इस डिजीज़ से तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। अच्छा, ठीक है, सही है। वो एक है तो डोमिनेंट होगा। अब डोमिनेंट है तो उसमें लड़कियाँ आधी कैरियर हैं, आधे लड़के को बीमारी होगी। यही मैं पूछना चाह रही थी कि हस्बैंड वाइफ दोनों में ही, अगर दोनों में होगा तो जितने लड़के हैं वो डिजीज़ मैनिफेस्ट करें, जितनी लड़कियां डिजीज़ मैनिफेस्ट करेंगी, लड़के जो हैं आधे मैनिफेस्ट करेंगे, आधे कैरियर होंगे। चले, इधर ही मेरा सवाल आता है कि जिन पेशेंट्स को अल्लाह ताला के करम से और उसकी रज़ा से आपने उनको बेहतर कर दिया है, ठीक है, तो अब जैसे उस बच्ची का भी मैं जिक्र करूँगी कि अल्लाह ताला उसके नसीब भी अच्छे करें, तो इनकी शादी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? लेकिन फिर वही डर होगा कि इनकी आने वाली जनरेशन, ये तो वो रहेगा। ओह, सही, ये तो रहेगा। तो ये एक रिस्क फैक्टर, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये रिस्क फैक्टर नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। भाई थैलेसीमिया का आजकल क्यों कहते हैं? हाँ, अगर दोनों माँ बाप चेक करें, अगर दोनों उसके वो हैं, कैरियर हैं, तो फिर वो शादी ना करें आपस में, इसलिए कि बच्चे में होने का इम्कान जो है वो 75% हो गया। सही, ठीक है, इसीलिए ये स्टडीज यही तो बताती है। सही, जैसे जिनके लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनकी तो माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है ना कि इनको सेटल डाउन करना है, लेकिन फिर वही पॉइंट, सवाल वहीं पर आके रुक जाता है कि एक डर और एक खौफ आ जाता है कि भाई आप इसके टेस्ट पहले करा सकते हैं ना कि वेदर आप के अंदर ये प्रॉब्लम है नहीं है। टेस्ट तो मौजूद है, ब्लड टेस्ट हैं, जीन्स के टेस्ट हैं, लेकिन हम वो डर के मारे कोई करवाता ही नहीं है। नहीं, मैं इन पेशेंट्स की बात कर रही हूँ जिन पेशेंट्स को आपने बहुत हद तक बेहतर कर दिया है, उनकी शादियों की बात कर रही हूँ। उनके माँ बाप उनका टेस्ट कराएं, जो रिश्ता अगर कोई हो रहा है तो सामने रख दी रिपोर्ट के, देखें जी हमने टेस्ट भी कराया भाई, ये तो फ्री है, नॉर्मल है। हाँ, इसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मेरे बेसिकली ये सवाल करने का मकसद ही यही था कि अब जाहिर सी बात है कि वो लड़के और लड़कियां जो इस बीमारी का शिकार थे और बहुत ट्रीटमेंट से बहुत हद तक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए हैं, तो जाहिर है ज़िंदगी उनकी भी, उन्हें भी सेटल डाउन होना है। मैं आपको ये दिखा रहा था, ये बच्ची मेरे पास जद्दा से आई थी, 10.5 साल की थी और ऑटिस्टिक चाइल्ड है, मेंटली रिटार्डेड, बहुत हाइपर। इसको पहले दिन मैंने ब्लड लेने की कोशिश की, इसकी माँ पीछे खड़ी है, खालत आई थी, खालू आए थे, 4 लोग मेरे स्टाफ के थे। इस लड़की ने थोड़ा सा ब्लड 30 ml वो लेने की इजाज़त नहीं दी, इतना हाथ पांव चलाए जैसे जिन चढ़ गया, नर्स का हाथ पूरा छील दिया ये वो, लेकिन और नॉन वर्बल थी, 10.5 साल की। लेकिन 3rd सेशन 4th सेशन से ये आराम से, पहला मेरा टेक्नीशियन ब्लड निकाल ड्रॉ कर लेता था, ट्रीटमेंट भी लगा भी देता था। 11वें सेशन में इसकी
बच्ची आई तो इसकी माँ सेशन से पहले ही कहने लगी कि डॉक्टर साहब आपको एक बात बताऊँ। मैंने कहा क्या? कहने लगी कल इसने हिया ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाबा बोला है। मैंने इस बच्ची के 14 सेशन किए थे। शी वेंट बैक टू जद्दा, ठीक है, जाके स्कूल में दाखिला ले लिया। एक इसका पीर ग्रुप बना हुआ है, अपनी सालगिरह का केक वेक काटती है, वो तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। मैं अल्लाह की शफ़ा अल्लाह की तरफ से आती है, मैं कोई तीस मार खान नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पर चलता हूँ जो अल्लाह ने कहा है। मैं इलाज भी अल्लाह के हिसाब से करता हूँ। मुझे बहुत से मरीज चीज़ें हैं और भी कैमरे में भरी हुई मेरे, वो ज़ख़म जो कि बढ़ते चले जा रहे, जिस पर पाँव काटने की नौबत आई हुई है, वो मैं एक दफ़ा मैंने ब्लड निकाल के उसकी दवाई बनाई और ट्रीट कर दिया। एक दफ़ा 4 महीने में पूरा ज़ख़म ऐसा भर गया जैसे कभी ज़ख़म ही नहीं था यहाँ पे। और फिर मुझे सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब आप जादू करते हैं। मैं कहता हूँ जादू कुछ नहीं, ये अल्लाह की शफ़ा है, ठीक है। डेट स्टैंड फॉर ऑल द डिजीज़। लेकिन इंसान पर डिपेंड करता है कि उसकी जस्तजू से कहाँ ले जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की सेशंस की, तो हर पेशेंट के सेशंस मुख्तलिफ हो सकते हैं? हर पेशेंट के सेशन मुख्तलिफ हो सकते हैं। एज ग्रुप वाइज या एज ग्रुप वाइज? सारी बात है, मैं अगर एक बच्चा है 6 साल का, ठीक है, मैं उसका एक साथ 200 ml ब्लड तो नहीं ले सकता ना। मैं अगर मैक्सिमम पे भी जाऊँगा, स्टार्ट करूँगा 50 से कर लूँगा, 40-50 से, मैक्सिमम पे जाऊँगा 100 तक कर दूँगा, ठीक है। बड़ा आदमी आएगा तो मैं उसका स्टार्ट ही करूँगा 100 से, उसको 250 तक भी चला जाऊँगा। और जैसे हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं और वो पेरेंट्स अगर ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अभी तो ये सिर्फ इस दुनिया में आया है और अल्लाह ताला उसको सेहतमंद और एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, अगर वो बेबी आपके पास आता है तो उसके सेशंस आई थिंक और भी कम होंगे, या आप कर सकते हैं उस वक्त उसको इलाज? देखें, बात ये है, 2 चीज़ें हैं। एक होती है सोनार की हथौड़ी, हल्के हल्के टक्कर, एक होती है लोहार की। सोनार के एक लोहार। अब इतना सा बच्चा, इतना सा दिमाग, उस पर मैं लोहार की नहीं कर सकता हूँ। हाँ। मैं सोनार ही की करूँगा। हाँ। कि वो छोटे छोटे से, ताकि उसका ब्रेन इवोक हो, क्योंकि उसके तो और भी ऑर्गन्स और लिम्स और उसकी वो तो ब्रॉटअप उसमें जा रहा है ना, तो वो तो मैं आमतौर पे 6 महीने से छोटा बच्चा तो लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये जैसे आपने पूछा था फातिमा बीवी का, इंग्लैंड वाली का, तो उनको भी मैंने कहा कि 6 महीने बाद लाइएगा मेरे पास। अच्छा, ठीक है, फिर मैं करूँगा। लेकिन उस 6 महीने के दौरान उसको वैसे नॉर्मली रहने दें, या आप कुछ सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को कि नॉर्मल फीडिंग करें? सही। इसको एक बहुत ही हाई फाई सी चीज़ें मत बना दें, दोनों तरह से, पॉजिटिव भी। और आई थिंक अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत हमारे मुल्क में मौजूद है, और वो तमाम पेरेंट्स या वो तमाम फैमिली जिनके अपने ख़ानदान में इस तरह के कोई मेंबर्स हैं, तो होप नहीं छोड़नी। और डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि इलाज की तरफ जाइए, और इलाज वाकई में अगर अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी शिफा उसमें शामिल है और डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत ट्रीट कर रहे हो, तो इंशाल्लाह। और यहाँ डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले अपने आप को जिन कहा था, इन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि डॉक्टर साहब जब किसी पेशेंट का इलाज करते हैं तो डॉक्टर साहब उसके लिए दुआ भी करते हैं। इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। तो शबाना, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। हर नमाज के बाद कि अल्लाह ताला मेरे हाथ में शफा दे, या अल्लाह ताला मेरे मरीज़ों को शफा दे। ये एक रूटीन है, ये एक रूटीन है, और हमारी भी एक रूटीन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारा अगला प्रोग्राम आप तक जल्द पहुँचे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।